दोस्तों नमस्कार। उड़ीसा के बाद जिस तरह से बिहार में पुल गिरा है, इससे निश्चित रूप से भारत की छवि पे प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई घटना होती है, अच्छी या बुरी, वो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। और आज जब भारत अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की होड़ कर रहा है, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमसे डील करे, हम दुनिया को टेक्नोलॉजी दें, गाइडेंस दें, नो हाउ दें। इस तरह की घटनाएं भारत की छवि को खराब करती। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा था कि जिस तरह से ये रेल घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, इसको कैसे रोका जा सकता है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया, दूसरे सेक्टरों से शायद सीखने की कोशिश नहीं करी, या कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो खर्चा होता है हम उसका इंतजाम नहीं कर पाए। कोई तो कारण है कि हम अपने यहाँ पे दुर्घटनाओं को रोक नहीं पा रहे। ये चिंता की बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नोटिस लिया है, निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी, ताकि इस तरह की आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ उस पे कार्रवाई होगी। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे किस तरह से बिहार का पुल गिरा। दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही कारण है। एक इशू आता है कॉम्पिटेंसी का, और दूसरा उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है करप्शन का, और या इसका कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि यह पुल गिर जाए। आज मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूंगा कि जब इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है किस तरह से जब फैक्ट्रियों का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल होता है। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करूं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटा या बड़ा, सबसे पहले आप साइट सिलेक्शन करते हैं। साइट सिलेक्शन के कई क्राइटेरिया होते हैं, चाहे वो हाईवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे रिवर की विड्थ हो, या और कोई कारण, या कोई नया हाईवे बनना हो। तो ये सब जो साइट सिलेक्शन है, इसके अपने क्राइटेरिया होते हैं। उस बेस पे पहले जगह निर्धारित की जाती है। जगह निर्धारित करने के बाद अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल होने से पहले उस जगह का जियो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। यह देखा जाता है कि वहां जो जमीन है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो ये लोड ले पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे तक दलदल है, क्योंकि उस हिसाब से जितना लोड चाहिए ब्रिज के लिए, क्या वो हो पाएगा। और मान लीजिए दलदल है और वहीं पे ही ब्रिज बनाना है, तो सवाल ये उठता है कि फिर ब्रिज का डिजाइन क्या होगा। क्योंकि कई तरह के ब्रिज होते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे पुराना अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ लोहे का पुल है, फिर जापानीज का बनाया हुआ निजामुद्दीन ब्रिज है, उससे पहले एक पुराना निजामुद्दीन ब्रिज है, फिर ओखला पे नया ब्रिज है अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और फिर अभी हमने एक लैंडमार्क ब्रिज बनाया है जिसको बनाने में कई साल लग गए, और कुछ ब्रिज और बन रहे हैं जो काफी समय से लंबित है। और केजरीवाल साहब की सरकार वो ब्रिज को कंप्लीट करने में 5 साल से ज्यादा लगा चुकी है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब अलग अलग ब्रिज के अलग अलग डिजाइन होते हैं, तो जो गंगा पे ब्रिज गिरा है, उसकी डिजाइनिंग किसने की। इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपके माध्यम से उम्मीद करूंगा कि सीबीआई इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह कहा गया है कि बिहार सरकार ने इंजीनियर्स की टीम भेजी है। कौन इंजीनियर्स? अगर आपके पास इंजीनियर्स होते, बिहार सरकार के पास कॉम्पिटेंट इंजीनियर होते, तो ये पुल गिरता ही नहीं। आपको बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लगेगा या स्टेटमेंट लगेगा। अगर ये इंजीनियर्स इनके पास थे, कॉम्पिटेंट थे, तो ब्रिज गिरा क्यों? इसका मतलब इंजीनियर कॉम्पिटेंट थे जिन्होंने डिजाइन किया, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का मॉनिटरिंग कर रहे थे, या तो वो कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं तो खामियां रही हैं। और जब एक ही सरकार और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना सच्चाई उजागर नहीं करेगा।
इसीलिए जो भी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो या NHAI हो, जो भी इन्वॉल्व है, इसकी जानकारी, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI के माध्यम से होनी चाहिए, स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट इंजीनियर्स के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस इन्वेस्टिगेशन को रेजिस्ट करती है सेंट्रल एजेंसी से कराने में, तो समझ लीजिएगा कि करप्शन का बहुत बड़ा एंगल है। क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सामने आएगी। और इस पूरे केस के अंदर सारी सच्चाई डॉक्यूमेंटेड मिलेगी आपको। वो कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप साइट सिलेक्शन करते हैं तो आप जरूरत के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कितना उस पर लोड होगा, कौन सा ट्रैफिक होगा, कितना ट्रैफिक होगा, सिर्फ वो रेलवे होगा या उस पर रोड होगा या उस पर कार्गो मूव करेगा, ट्रक्स मूव करेंगे, कितना हैवी होगा, वाटर लेवल से कितना ब्रिज ऊपर जाएगा, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, पिलर्स कैसे होंगे, वाटर फ्लो कैसा है, पीक लेवल पे क्या होगा, और अर्थक्वेक सिचुएशन में उसमें कितना हमें टॉलरेंस रखना है, ये सारी कैलकुलेशन की जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइन खींच दिया और ब्रिज का काम शुरू हो जाए। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है। अब ये आदमी नहीं करते हैं, ये सब कंप्यूटर्स करते हैं। हाई एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आज जब किसी भी किसी भी आर्किटेक्ट से अगर आप पूछते हैं या किसी भी डिजाइनर से पूछते हैं, तो इवन छोटे से छोटा आर्किटेक्ट भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, हाथ से नहीं करता। इसीलिए अब ये जानना जरूरी है कि जो डिजाइन बनाया गया, जो पहली बात जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि साइट सिलेक्शन, और साइट सिलेक्शन के साथ साथ जो जियो टेक्निकल एनालिसिस था, जहां पे पिलर खड़े होने चाहिए थे, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ है, किस एजेंसी ने करी, क्या वो एजेंसी कॉम्पिटेंट थी, क्या रिकमेंडेशन दिया गया। क्योंकि हर कदम पे इन्वेस्टिगेशन होता है, हर कदम पे टेस्टिंग होती है, हर कदम पे उसका इवेल्युएशन होता है, उसका रिकैलकुलेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के समय में भी इंस्पेक्शन होता है, और इंस्पेक्शन के साथ साथ जब रॉ मटेरियल आता है साइट पे, चाहे वो सीमेंट हो, कंक्रीट हो, चाहे रॉड्स हो, सरिये हो, जो भी चीज वहां लगती है, उसका क्वालिटी टेस्टिंग मैंडेटरी है। और क्वालिटी टेस्टिंग चाहे आप BIS के स्टैंडर्ड से करें या जो रोड अथॉरिटीज हैं उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे वो BIS को ही अडॉप्ट करते हैं, या BIS से आगे कोई ISO या कोई इंटरनेशनल नॉर्म उन्होंने अडॉप्ट किया है। कई बार गिवन सिचुएशन में अगर हमारे पास नॉर्म्स नहीं होते तो हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नॉर्म्स अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, हम एक सही टेक्नोलॉजी और सही क्वालिटी को लेके आगे बढ़े। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कार्रवाई हुई होगी सब डॉक्यूमेंटेड होगी, सब फाइलों में होगी। अगर वो फाइलों में नहीं है तो सीधी सी बात है कि ये घपला है, यह अपने आप प्रूव करता है कि प्रोसेस को बाईपास किया गया है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। एक बात और इंपॉर्टेंट आती है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें जो एजेंसी डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होती है, डिजाइन कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होती है, वो अपनी सारी कैलकुलेशन करके एक दूसरे डिपार्टमेंट को भेजती है जो अप्रूवल के लिए होता है। वहां पे उस डिजाइन की वापस बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल तरीका है कि मेकर और चेकर, जिसने कॉन्सेप्ट बनाया या डिजाइन बनाया और जिसने चेक किया, वो सेम लोग नहीं होंगे। चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग रिस्क हो, या किसी भी तरह का रिस्क हो, मेकर और चेकर का एक कॉन्सेप्ट होता है ताकि रिस्क मिटिगेशन या रिस्क आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए, सही हो जाए। क्योंकि जिस आदमी ने प्रोजेक्ट बनाया है या डिजाइन बनाया है, वो तो कहेगा मेरा डिजाइन अच्छा है, गलती निकालने वाला कोई और होगा। और ये दोनों मिलकर अगर गलती निकलती है तो जो चेकर है वो बताएगा कि फॉल्ट कहाँ दिख रहा है, और डिजाइनर को उसको करेक्ट करना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन में दोनों फाइलों की चेकिंग होनी चाहिए, मेकर एंड चेकर, किसने बनाया और किसने चेक किया। अगर दोनों कॉम्पिटेंट थे, चीजें सामने आ जाएंगी। दोनों इनकॉम्पिटेंट थे तो भी चीजें सामने आ जाएंगी। दो में से एक इनकॉम्पिटेंट था तो भी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये बात हमें
समझनी होगी। सिर्फ यही कहने से नहीं, साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि किस मेथड से इवैल्यूएशन किया गया, कितना टाइम लिया। ऐसा नहीं कि फाइल आई साइन करके भेज दिया। जो चेकर एजेंसी है उन्होंने क्या प्रॉपर कैलकुलेशन किया, या जो मेकर एजेंसी थी या डिपार्टमेंट का हेड था उसने फोन किया मैं फाइल भेज रहा हूं यार साइन करके भेज देना। ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा भी होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। जब ये डिजाइन अप्रूव हो जाता है उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है। जब टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है उसमें डिटेल लिखा जाता है कि कितना मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, किस किस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का होगा, वगैरह वगैरह, और उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कैसे की जाएगी, कौन एजेंसी करेगी, कैसे होगा, कौन रिपोर्ट किसको कब सबमिट करेगा। तो सवाल ये आता है कि जब सारा कंस्ट्रक्शन अप्रूव हो गया और जब टेंडर डॉक्यूमेंट मिला या रिलीज किया गया, क्या उस टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी हुई थी? जनरली लिखी जाती हैं, क्योंकि वो पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें जनरली डिपार्टमेंट घपले नहीं करते। उससे पहले और उसके बाद में घपले होते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट क्योंकि एक पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है तो कोई भी कोशिश करता है कि जहां तक हो सके, चाहे वो कट पेस्ट ही करना पड़े, सही डॉक्यूमेंट बने। एक बार जब टेंडर हो जाता है, एजेंसी को हायर कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनियां बिड करती हैं उनके टेक्निकल क्लैरिफिकेशंस के लिए मीटिंग्स होती हैं, हर तरह के डाउट क्लियर किए जाते हैं। और दो स्तर पे बिडिंग होती है। पहला टेक्निकल बिडिंग होती है, ये देखने के लिए कि जो एजेंसी हायर की जा रही है क्या वो वास्तव में काबिल है, पुराने प्रोजेक्ट्स कौन से किए, क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या किया, कितने लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल बिड मंगाया जाता है। क्या इस प्रोसेस के अंदर इस तरह का कार्रवाई की गई? निश्चित रूप से की होगी, क्योंकि सीवीसी की गाइडलाइन है। तो खानापुरी तो सरकारें पूरा करती है, बिहार सरकार ने भी की होगी। लेकिन सवाल अब यह आता है कि जब खानापुरी हो रही थी तो क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं इस खानापुरी में यह भी पता लगाना पड़ेगा कि और कौन कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने बिड में पार्टिसिपेट किया। ऐसा तो नहीं है कि ये फिक्टिशियस बिड बनाया गया हो, ऐसा होता है। एक ही कंपनी अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग नाम से 3 4 5 बिड फाइल कर देती है, छोटे मोटे रेट ऊपर नीचे करके, और जो मेन कंपनी होती है उसको वो बिड मिल जाता है। ये फिक्सिंग मैच होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में जानना जरूरी है कि जिस सिंगला एंड कंपनी जो भी है हरियाणा की, उसको कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया तो कितने लोगों ने बिड किया था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी एजेंसीज थी। क्या लीडिंग कंपनी जैसे L&T है, NCC है या बाकी कंपनियां हैं, उन्होंने बिड किया था या नहीं किया था? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना वैल्यूएबल प्रोजेक्ट कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ेगी नहीं। और जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है उसका नाम तो कभी सुना भी नहीं गया। तो ये बात हमें समझनी होगी। जब बिड हो गया, काम शुरू हो गया, तो साइट पे क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा था? क्वालिटी टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया था? कौन सी लेबोरेटरीज को एंटाइटल किया गया था टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे वो कंक्रीट हो, सीमेंट हो? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है सैंपलिंग कौन करता था। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी खुद ही जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो अपना सैंपल जमा करा देती थी अच्छी क्वालिटी का, और घटिया माल साइट पे भेज दिया जाता था और अच्छी क्वालिटी का सर्टिफिकेट लेके पेमेंट ले ली जाती थी। ये बहुत कॉमन है। क्या जिस लैब में टेस्टिंग होती थी वो सरकारी लैब थी या प्राइवेट? अब आप कहेंगे साहब NABL अप्रूव्ड, ऐसी बहुत सारी NABL अप्रूव्ड लैब्स को मैं जानता हूं जहां सैंपल खुलते भी नहीं है और मन मुताबिक रिपोर्ट दे दी जाती है। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तान से जितना माल एक्सपोर्ट होता है विदेशी धरती पे जाके वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है? काफी हद तक, बस ये नहीं कह रहा सारा। दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है हिंदुस्तान का रिजेक्शन, चाइना के बाद। तो यहां तो क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट सब पॉजिटिव रिपोर्ट देती है, वहां जाके रिजेक्ट क्यों होता है? कभी इन्वेस्टिगेशन किए? मैं अलग से उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल लैब्स का खेल चलता है। अब जब इस तरह की क्वालिटी कंट्रोल हो रही है तो वो जो रिपोर्ट की कॉपी है वो किसके पास जा रही है? क्या डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से साइट से सैंपल उठा के क्रॉस चेकिंग की क्वालिटी की क्या कौन सी क्वालिटी आ रही है?
क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि मटेरियल साइट पे आता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जितना मटेरियल आना चाहिए उससे कम आता है, फिर लोकल मटेरियल सस्ता खरीदा जाता है या उसमें मिट्टी मिलाई जाती है या कुछ और किया जाता है खानापुरी के लिए। फिर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो बीच बीच में साइट इंस्पेक्शन, वहां पे साइट पे खड़े होके पिलर्स पे और जो बीम्स डलती हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल कौन कर रहा है। सिर्फ रॉ मटेरियल से नहीं होता, रॉ मटेरियल के साथ साथ सीमेंट के साथ साथ जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। ये इसलिए जरूरी है कि आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास कुछ बिल्डिंगें जो नई बनी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लिटिगेशन चल रहे हैं कि वो हैबिटेशन के लायक ही नहीं बची। 5-5, 10-10 साल हुए हैं लेकिन बिल्डिंगों की हालत खराब है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वाटर यूज होता है, जो सरिये डाले जाते हैं बिल्डिंगों के अंदर, वो क्वालिटी, अगर पानी के अंदर क्लोराइड होता है या कोई और केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है तो उन लोहे को गला देती है। और वो बिल्डिंग है जो सरियों के सहारे, जैसे कंकाल होता है या स्केलेटन होता है, बिल्डिंग का जो स्केलेटन होता है वो सरियों से बनता है। जब स्केलेटन में ही जान नहीं रही तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी। तो इसलिए जब भी आप कभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खरीदें या बनवाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। क्वालिटी बहुत बड़ा कंसर्न है कंस्ट्रक्शन में हिंदुस्तान में। जब ये सब हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल, तो जो ऑडिट होता है वो किसने किया? क्या कोई ऑडिटिंग एजेंसी थी, क्वालिटी ऑडिट एजेंसी? उसकी क्या रिपोर्ट थी? ऐसा तो नहीं है कि एक लोकल क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी को रख लिया गया हो जो वहां के एक्सीएन या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या मंत्री के दबाव में आके जैसा चाहे वैसी रिपोर्ट दे दें, क्योंकि ये भी होता है। दोस्तों, बहुत आसान है इस इन्वेस्टिगेशन को पकड़ना, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता लगेगा कि बहुत सारे कागज फैब्रिकेटेड है, कागज में हर चीज ठीक लगेगी, इसीलिए कागजों पे ना जाएं। इन्वेस्टिगेशन का काम ये भी होना चाहिए कि जिस लैब में ये टेस्टिंग हुई उस लैब की साइट इंस्पेक्शन की जाए, क्या उस लैब्स में काबिलियत थी या नहीं थी। जिन टेक्नीशियनों ने रॉ मटेरियल टेस्ट किया उनका इंटरव्यू होना चाहिए कि क्या वास्तव में उन्होंने टेस्ट किया या नहीं, या उनको उसके मैनेजर ने या मालिक ने कहा वस्तु साइन कर दे, हमारे पास पैसा आ गया, रिपोर्ट सबमिट करनी। क्योंकि ऐसा घपला प्राइवेट लैब्स में बहुत होता है, बहुत कॉमन है, नई बात नहीं है। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर प्राइवेट लैब आपका सैंपल रिजेक्ट करना शुरू कर देगी तो आप सैंपल ही नहीं भेजोगे। प्राइवेट लैब्स की मजबूरी है कि उनको क्लाइंट को रिटेन करना है, और क्लाइंट को रिटेन अगर करना है तो उसको मनपसंद रिपोर्ट देनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का रिजेक्टेड रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, आपकी लैब ही खराब है। इसीलिए हिंदुस्तान में इतनी लैब्स, प्राइवेट लैब्स जो आ गई हैं, उसके बाद भी अगर बाजार में कंज्यूमर को खराब क्वालिटी मिलती है और इस तरह के ब्रिज गिरते हैं तो लैब फंक्शनिंग पे सवाल खड़ा होता है, और इसके लिए जो भी अथॉरिटीज हैं वो काम पूरा नहीं कर रही। इस बात को समझना होगा। इस तरह के जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो मेरा मानना यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको साइट इंस्पेक्शन में जो मटेरियल लगा है उसकी टेस्टिंग होगी, जो लैब्स में जो पेपर में डॉक्यूमेंटेशन है उसका होगा, और जिन एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है, चाहे वो कंसल्टेंट्स हो, चाहे वो लैब्स हो, चाहे वेंडर्स हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे कंक्रीट सप्लायर्स हो, जो भी हो, उनकी साइट विजिट की जाए। और सेंट्रल एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसने टेंडर इन्वॉल्व किया, जिसने पार्टीज को सेलेक्ट किया, उनको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा जाए, क्योंकि वहां पे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं बात बात इसको कह रहा हूं, इस बात को, कि हमें इस बात को समझना होगा कि जो बिहार में ब्रिज गिरा है उसमें सिर्फ 2 ही कारण है। या तो इनकॉम्पिटेंट लोग हर जगह पे बैठे थे, अगर इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं बैठे थे तो वो सब करप्ट थे। अब आप कहेंगे सारे करप्ट कैसे हो सकते हैं? अगर आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया तो आप करप्ट ही तो थे। जरूरी तो नहीं है कि पैसा लेना ही होता है, सिर्फ रिश्वत खाना ही करप्शन नहीं होता है, ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करना भी करप्शन। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आपने किसी को ऑब्लाइज किया और आपको अपनी मनपसंद
मान लीजिए कोई इंजीनियर भागलपुर का था और साइट पे वो आ गया और घर बैठा रहा, साइट पे नहीं गया, क्या ये करप्शन नहीं है? बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ जो एजेंसीज इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेवार थीं, आप उस एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखिए, आउटसाइड एजेंसी को लाइए इन्वेस्टिगेशन के लिए, सब चीजें सामने आ जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, 1 महीने में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हम सबको शर्मसार करती है, भारत का नाम खराब करती है। ऐसी घटनाओं पे जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए एक रूथलेस पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो पैसा खा लिया, चले गए, टैक्स पेयर का पैसा गया, देश का नाम खराब हुआ। ऐसे लोगों के लिए रूथलेस पनिशमेंट होना चाहिए। इनकी सबसे पहले जितने इंजीनियर्स, एक्सीएंस, जो भी डिपार्टमेंटल लोग थे, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, इन सब के पहले पर्सनल एसेट्स की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इन्होंने कितना पैसा कहां बनाया, सब कुछ सामने आ जाए। उम्मीद है आप भी इस तरह की घटनाओं से चिंतित होंगे। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। आपके आसपास भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता होगा, सड़कें बनती होंगी, नाले बनते होंगे, डिवाइडर बनते होंगे। जरा वहां के लोगों से, मिस्त्रियों से पूछिए कि उनके पास कोई डिजाइन है, कोई क्वालिटी है, कहां से मटेरियल आ रहा है। आपको पता लग जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा घपले वहीं होते हैं। कोई नई बात नहीं, मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। आप अपने घर के सामने बाहर निकलिए और रोड डिवाइडर के बीच में जाके खड़े हो जाइए, आपको मैं बता दूंगा वो सीधी लाइन में भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर रखे जाते हैं जो सीधी लाइन नहीं खींच सकते, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ अलाइन भी नहीं होगी, आगे पीछे होकर चलती है। ये तो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है। जब तक हम इनको जवाबदेह नहीं बनाएंगे, हालात नहीं सुधरेंगे। उसका एक ही तरीका है कि हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, इस वीडियो को सर्कुलेट करना पड़ेगा, हर आदमी को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो तो जागरूक नहीं है। अगर वो जागरूक होते तो ये ब्रिज नहीं गिरता। उन पे दबाव बढ़ाना जनता का काम है। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कॉलम में लिखिए। फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।